नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको पता होगा सीजीएल मेंस 2020 की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के अगले दिन तक सलूशन ना मिल जाए अपने चैनल पे तो ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम करने वाले हैं 29 फरवरी वाले पेपर के पहले 25 प्रश्न और इस वीडियो पर मैं टारगेट दे रहा हूँ, आज तक दिया नहीं है। 500 लाइक पूरे होते ही मैं पूरे शिफ्ट का सलूशन एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो जितनी जल्दी हो पाए 500 लाइक पूरे कर दो और पूरे शिफ्ट का सलूशन ले लो। तो 25 प्रश्न अभी, 500 लाइक पूरे होते ही पूरे शिफ्ट, फिर ऐसे अगले शिफ्ट, अगले जो अगला शिफ्ट है यानी कि 3 मार्च वाला, शायद 3 या 4 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके भी 3 मार्च को हुआ था, उसका भी ऐसे 25 प्रश्न दूंगा। 500 लाइक या 1000, अगर 500 इस पर पूरे कर देते हो तो उस पर 1000 लाइक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से लेकर 25 प्रश्न तक बजाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है ताकि जब भी आप इन फ्यूचर कभी दिक्कत हो तो आप सीधे उस वीडियो के उस क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से लेके 25 नंबर प्रश्न तक बजाने वाले हैं। आर यू रेडी? चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट। पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर if 3 times the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of its curved surface, then the capacity of the tank is। कहा गया आपसे कि रेडियस जो है सिलेंड्रिकल बेस का वो 4 मीटर का, यानी रेडियस आपको जो दी गई है वो 4 मीटर की दी गई है। यानी कि रेडियस कितना होता है 4। रेडियस आपको पता है सिलेंडर के लिए क्या होता है, सिलेंडर किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, ठीक है। और सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि जो रेडियस दी गई वो बेस रेडियस दी गई। आपसे कैपेसिटी पूछी गई यानी वॉल्यूम पूछा गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, πr² होता है। आपसे कहा क्या गया कि 3 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस। आपको पता है एक सर्कुलर फेस ये है, एक सर्कुलर फेस है। इसका एरिया अगर रेडियस r है तो πr², इसका एरिया πr², यानी कि इसके सम का πr² और πr² के सम का, यानी 2πr² के सम का, मतलब 2πr² इनके बेस रेडियाई का सम आया, उसका 3 गुना यानी 3 टाइम्स। ये किसके बराबर है? कहा गया ये जो है वो इक्वल है ट्वाइस द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी कि किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है, 2πr/h, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, r के स्क्वायर से r कट गया, यानी 3r = 2h आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं r की वैल्यू 4 है, यानी 12 = 2h, यानी h = 6। आपसे निकालने को कहा गया था वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h, यानी पाई गुणे r², तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे h यानी कि 6, तो 6 गुणे 16 यानी कि 96 पाई आपका उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर 96 पाई। सारी चीज़ें समझ में आई। वॉल्यूम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर। चलो, इसी पेपर को बहुत कैलकुलेटिव माना गया इस बार। हर बार पेपर होता है तो कैलकुलेटिव होता है, इस बार देखते हैं कितना कैलकुलेटिव है। कहा गया 1 + cos थीटा - sin² थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी। देखो 1 - sin² थीटा को देखो तो ये cos² थीटा हो गया, यानी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है cos थीटा प्लस cos² थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट में sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, ठीक है। sec² थीटा बटे cosec² थीटा को 1/cos² थीटा प्लस 1/sin² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे बटे में tan थीटा प्लस cot थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, नीचे है sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है। ये कट गया। मल्टीप्लाइड बाई, अगर यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो आएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा यानी कि 1 बटे में अंडर रूट sin² थीटा cos² थीटा यानी sin थीटा cos थीटा, और बटे में अगर इसका हर बराबर करोगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटे sin थीटा cos थीटा यानी कि 1 बटे sin थीटा cos थीटा, इतना आ रहा है, ठीक है। ये कट गया इससे, यानी cos थीटा बटे sin थीटा यानी cot थीटा आपका उत्तर हो गया। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी तो आप ऐसी कोई वैल्यू रखते, मान लो थीटा बराबर 45 रखते तो tan थीटा cot थीटा में डिफ्रेंशिएट ना कर पाते, थीटा बराबर 30 60 कुछ भी रख के चेक कर सकते थे, ठीक है। और 0 ना रखना क्योंकि cosec और sec है, ठीक है, तो ये अनर्थ कर देगा, तो 0 ना रखना, 30 और 60 रखा करो जहाँ पे ऑप्शन में tan और cot दोनों दिख रहे हों।
अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदर सा प्रश्न कहा कि ये पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल 36% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो भी क्रय मूल्य था उससे 36% ऊपर वो लिखता है, ठीक है, और 30% का डिस्काउंट देता है। कहा गया उसका गेन या लॉस परसेंटेज कितना होगा। आपने कहा 100 रुपये की वस्तु थी तो उसने 136 का लिखा, 36% बढ़ा के यानी 36 बढ़ा के यानी 136 का लिखा। 30% का डिस्काउंट, 136 का 10% होता है 13.6, तो 30% हो जाएगा कितना, 40.8, यानी कि 136 से 40.8 की छूट, यानी कि ये कितने का बेचेगा। आप कहेंगे यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 100 की वस्तु 95 रुपये 20 पैसे में बिक रही है, यानी 4 रुपये 80 पैसे का नुकसान, 100 पे 4 रुपये 80 पैसे यानी कि 4.8% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा त्रिभुज ए बी सी में एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी का। तो ऐसा करो ए बी को नीचे ही बना लो, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा प्रश्न है। ये देखो आपका मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आपसे कहा गया एम मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये एम मिड पॉइंट है, ठीक है। आपसे कहा गया एन इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए बी सी, यानी एन कोई पॉइंट है इस प्रकार से कि सी एन बाइसेक्टर है सी का। मान लो इस प्रकार से ये एन कोई बिंदु है, एन इस प्रकार से कोई बिंदु है कि जो सी एन है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये सी एन जो है वो इस प्रकार से, देखो थोड़ा सा सी एन को ऐसा बनाओ बाइसेक्टर लगे, ये मान लो सी एन है, ठीक है। और सी एन इस प्रकार से है जो एन बी पे लंब है, यानी इस पे ये परपेंडिकुलर, ऐसा कहा गया। इसको आगे बढ़ा दो, ये लो, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बी एन की लंबाई निकालनी, इस प्रकार से बी एन की लंबाई निकालनी, बस नॉर्मल सी बात। देखो अगर मैं मानूँ सी पूरा 2x था तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। आपको पता अगर ये 90 है, इसको आगे बढ़ाया तो ये भी 90 हो जाएगा। ये मान लो बिंदु डी मान लो, ठीक है। अब आप देखो ये 90 ये x, इसमें ये 90 ये x, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, यानी आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी एन बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एन डी के, सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो आप एक काम कह सकते हो, यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं कहूँ कि ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा, ठीक है, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और बी सी बराबर दिया गया 10, ए सी बराबर पूरा 15 दिया गया। और ऐसे इसमें अगर मैं आऊँ सी एन डी में, अगर ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों ट्राइंगल्स में 90 माइनस एक्स साइन लेके निकालो, तो साइन 90 माइनस एक्स निकालोगे तो पहले ट्राइंगल में साइन 90 माइनस एक्स यानी कि सी एन बटे कितना हो जाएगा 10। ऐसे दूसरे वाले ट्राइंगल में साइन 90 माइनस एक्स निकालोगे तो वो भी सी एन बटे सी डी हो जाएगा। और दोनों साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू है तो सी एन बटे सी डी बराबर सी एन बटे 10, तो सी डी बराबर 10 आ गया, यानी इतनी वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब अगर इतनी वैल्यू 10 पूरी 15, यानी डी ए कितना हो गया, 5 हो गया। बोलो क्लियर है, डी ए कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं बात करूँ साइन एक्स बटे बी एन की वैल्यू निकालूँ, तो साइन रूल लगा रहा हूँ, साइन एक्स बटे बी एन इसमें निकालूँ, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वो इसमें किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स बटे एन डी के। देखो बेसिकली आप ऐसे देखो ना, छोड़ो ये सब, आपने कहा दोनों ट्राइंगल्स कैसे थे, सिमिलर थे। दो सिमिलर ट्राइंगल्स में कौन से सिमिलर थे, एंगल 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 सिमिलरिटी थी, उसमें एक साइड भी बराबर हो गया। अब ये कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। यानी कर्ण जैसे बराबर हुआ ऐसे एक्स के सामने की भुजा भी बराबर, यानी बी एन बराबर एन डी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बी एन बराबर एन डी। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स के सामने की भुजा इसमें, जैसे देखो 90 के सामने की भुजा इसमें 10 थी तो 90 के सामने इसमें कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांग सम हो गए। तो ऐसे एक्स के सामने की भुजा इसमें बी एन है वो एन डी के बराबर है। अब बी एन बराबर एन डी है, बी एम बराबर एम ए है। क्यों बी एम बराबर एम ए क्यों है, क्योंकि आपने कहा बी एम बराबर एम ए इस वजह से है क्योंकि एम मिड पॉइंट है, आपको दिया गया था एम जो है वो मिड पॉइंट है। अब आप देखो ट्राइंगल बी डी ए को देखो, ट्राइंगल बी डी ए में आपने कहा कि साइड बी ए का मिड पॉइंट एम है, साइड बी डी का मिड पॉइंट एन है, दोनों को मिलाया गया तो जो रेखा मिलेगी वो आधार की आधी होगी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। यानी द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज हाफ ऑफ द अनदर साइड, यानी कि एम एन जो है वो ए डी की आधी हो जाएगी, यानी इस साइड की आधी हो जाएगी। ए डी था 5 तो बी एम एन कितना हो जाएगा,
AD/2 यानी कि 5/2 यानी 2.5। बोलो क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन को दो तरीका होता है, एक तो आप ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, और दूसरा मेथड होता है वो इजी पड़ता है एग्जाम में करने के लिए। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। 3 निर्देशांक आ जाएंगे, फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर किसी त्रिभुज के 3 वर्टिसेस हो यानी 3 शीर्ष हो तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है। तो पहले सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और इसको लिखोगे तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इधर 3 से गुणा कर दो दूसरे वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले इक्वेशन में अगर 3 से गुणा करके इसमें ऐड करोगे तो 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 3y बराबर 48। दोनों को जोड़ोगे तो 12 2 14x बराबर 42 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 3y बराबर -6, यानी -3y बराबर -12, यानी y बराबर 4। यानी यहाँ से हमारे x बराबर 3 y बराबर 4 आ गया। तो एक बिंदु तो मिल गया 3 4। ठीक है, दूसरा y बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो x बराबर 4 मिल जाएगा, यानी दूसरा बिंदु मिल जाएगा 4 0। और तीसरा y बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो यहाँ से हमारा बिंदु मिल जाएगा y बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ से -6 मिल जाएगा, यानी कि x बराबर -3, यानी तीसरा बिंदु मिल जाएगा -3 0। अब आप मानो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x1 यानी कि 3 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x2 यानी कि 4 इंटू y3 माइनस y1 यानी 0 इंटू 4 और 0 माइनस 4 यानी कि -4 प्लस x3 कितना होगा, x3 आपको पता है -3 है यानी -3 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस 0 4, यानी ये हो गया हाफ टाइम्स ऑफ, ये हो गया 3 0 0, 4 चौको 16 माइनस का, ठीक है, -12 16 12 28, 28 का आधा 14। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो होता है फॉर्मूला एरिया का, ये मॉड लगा होता है। मॉड मतलब कि इससे कोई भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी, तो -28 ना हो क्या पॉजिटिव क्या आएगा 28, 28 का आधा 14, यानी एरिया कितना आ गया 14। तो आपको बस ये जानना था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 1 कप है जूस एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। जूस और वाटर का जो रेशियो है 5:2 दिया गया एक कप में। ठीक है, कहा गया दूसरा कप जो सेम क्वांटिटी का है उसमें 7:4 के अनुपात में जूस और वाटर, यानी दूसरे में 7:4 के अनुपात में यही चीज़। कहा गया इफ कंटेंट ऑफ बोथ द कप्स आर पोर्ड इन अ वेसल देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर। आपसे कहा गया इसकी मात्रा बराबर है, 2 कप हैं, ये कप है ये एक वाला, ये दूसरा कप है, दोनों को मिला दिया गया एक वेसल में, तो कहा गया वेसल में जूस और वाटर की मात्रा है। अब देखो अगर मैं मानूँ 5 लीटर इसमें जूस है 2 लीटर वाटर, तो 7 इसकी मात्रा बन रही है, यहाँ पे 7 और 4 मिला के 11, 7 और 11 को बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुणा कर दो, इसमें 7 से गुणा, तो 11 से गुणा करोगे तो पहले वाले में 55 और 22 जूस और वाटर का रेशियो आ जाएगा, और दूसरे वाले में 7 से गुणा करोगे तो 49 और 28 आ जाएगा। अब कहा गया ये जूस और वाटर का मात्रा है। अब कहा गया दोनों को जोड़ दिया गया, तो जूस कितना हो जाएगा, कुल कितना लीटर, 5 9 14, 5 4 9 1 10 और 2 8 10, 2 2 4 1 5, इतना अनुपात हो जाएगा। आपको काटना किससे है, 4 से। ठीक है, 4 से काट दोगे तो ये 2 से काट दो, 2 से कटेगा 25, ये कटेगा तो 52 दे देगा, यानी अनुपात आपका आया 52:25। अब कुछ लोग गलती कर देंगे 52:25 मार्क कर देंगे। यहाँ पे देखो वाटर टू जूस पूछा गया, हालांकि मैं भी कई बार गलती कर देता, वाटर टू जूस पूछा गया तो वाटर टू जूस यानी 25:52 हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया इन ट्रायंगल ABC O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B। BOC आपको दिया गया, आपसे पूछा गया 108 अंश अगर BOC है तो BO की वैल्यू क्या होगी, आप ड्रॉ कर लो। आपने कहा कि A और B यानी ABC ये कोई ट्रायंगल है, A और B के बाइसेक्टर O पे मिलते हैं, A का बाइसेक्टर ये हो गया, B का बाइसेक्टर ये हो गया, दोनों O पे मिलते हैं। ठीक है, यानी ये A/2 है, ये B/2 है, यानी ये कितना हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B/2। ठीक है, यानी आपका ये 180 माइनस A प्लस B/2। आपसे पूछा कौन सा एंगल गया है, BOC पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया। ठीक है, BOC पूछा गया। आपको पता है ये इसका बाइसेक्टर है तो ये B/2 हो जाएगा। अगर इन दोनों के बाइसेक्टर O पे मिलते हैं और C का भी बाइसेक्टर O पे मिलता है तो ये C/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फिर इन सेंटर मिल जाएगा, तीनों के बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलेंगे, ये C/2 ये B/2, तो ये कितना हो जाएगा, आपको निकालना क्या है
BOC यानी आपको निकालना है 180 माइनस B प्लस C बाई 2, ठीक है, ये निकालना है। बोलो क्लियर है? क्लियर है, आपको पता चल गया। आपको BOC की, अच्छा BOC दिया गया, BOC बराबर 108 अंश, ये बराबर 108 अंश। बोलो क्लियर है? BOC बराबर 108 अंश। बोलो क्लियर? अब BOC अगर 108 अंश से आपसे पूछा गया, BAO की वैल्यू पूछी गई, यानी इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप एक बात बताओ मुझे, आपसे पूछा क्या गया? BAO यानी ये वाली वैल्यू पूछी गई, यानी A/2 पूछा गया। आप एक बात बताओ, आपको पता है A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180। डिवाइड कर दो 2 से, कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। यानी अगर मैं B प्लस C बाई 2 को इधर भेज दूँ या B प्लस C बाई 2 की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा? 180/2 माइनस B प्लस C बाई 2, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस B प्लस C बाई 2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो गया? या ऐसे देखो, B प्लस C बाई 2 की वैल्यू हमें निकालना है, तो B प्लस C बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से अगर मैं B प्लस C बाई 2 की वैल्यू पूछूँ तो B प्लस C बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे B प्लस C बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी A/2, इधर आ जाएगा 180/2 माइनस A/2, यानी 90 माइनस A/2, ठीक है, 90 माइनस A/2, यानी जो दिया गया है उसमें पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो आपका हो गया 180 माइनस B प्लस C बाई 2, यानी कि 90 माइनस A/2, ये बराबर 108 है। 180 में से 90 घटेगा 90 प्लस A/2 बराबर 108, यानी यहाँ से A/2 कितना हो जाएगा? 108 माइनस 90 यानी 18। यही पूछा गया था, क्योंकि देखो ये बाइसेक्टर है इसका, तो ये पूरा A था, तो ये A/2 बराबर 18। बोलो क्लियर है? कहा क्या गया? कहा कि ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR टचिंग द साइड्स QR, PR एंड PQ एट पॉइंट्स S, U एंड T। एक सर्कल है जो इसको टच करता हुआ बना है। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल को कौन घेरता है? ट्राइंगल घेरता है। इस प्रकार से ये ट्राइंगल PQR है। बोलो क्लियर है? आपसे कहा गया QR को ये किस बिंदु पे टच करता है? S पे। इसको किस बिंदु पे टच करता है? PR को U पे। इसको किस बिंदु पे टच करता है? T पे। आपसे कहा क्या गया? आपसे कहा गया PQ की वैल्यू है वो QR प्लस 5 है, यानी QR की वैल्यू अगर X है, इसकी पूरे की वैल्यू अगर मैं X मानूँ तो आपका कौन सा PQ जो दिया गया है वो X प्लस 5 है। और कहा गया PQ जो है वो PR प्लस 2 है, यानी PR कितना हो जाएगा? X प्लस 3 हो जाएगा। आपसे कहा गया पेरीमीटर PQR का 32 है, यानी कि तीनों का योग X प्लस 5, X प्लस 3 और X का, यानी कितना हो जाएगा? 3X प्लस 8, ये बराबर 32 है, यानी कि 3X इज इक्वल टू कितना है? 24 है, यानी X बराबर कितना है? 8। X बराबर 8, तो PR की वैल्यू पूछी गई है, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 3 11 से। अगला प्रश्न देख लो। कहा कि त्रिभुज ABC में B कोण 78 अंश का है, AD A का बाइसेक्टर है जो BC को D पे मिलता है, AE परपेंडिकुलर टू BC है जो E पे, और कहा कि DAE बराबर 24 अंश है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है कोण C की। आप इसको मान लो A है, ये B है, ये C है, ठीक है। आपने कहा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर कौन है? आपने कहा परपेंडिकुलर है AE, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपसे कहा एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? आपने कहा ये वाला एंगल बाइसेक्टर AD एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आपसे कौन सा कोण पूछा गया? DAE। आप सभी को पता होगा कि जो कोण DAE होता है, अगर AD एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब ये और ये पार्ट बराबर है और AE परपेंडिकुलर हो, तो DAE की जो वैल्यू होती है, ये आप स्टार बैच वाली क्लास में बेसिक भी सीख सकते हैं इसका, ये होता है हाफ टाइम्स ऑफ बेस वाले एंगल्स का डिफरेंस, यानी B माइनस। ये कितना दिया गया? DAE देखो 24 बराबर हाफ इंटू B की वैल्यू कितनी दी गई? 78 माइनस C की वैल्यू X मान लो, 24 दूना 48 बराबर 78 माइनस X, यानी X इज इक्वल टू 78 माइनस 48, यानी कि 30 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगला प्रश्न देखो, A प्लस B प्लस C की वैल्यू दी गई, AB प्लस BC प्लस C है, ABC A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर होता है 3ABC प्लस A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C। इस फॉर्मूला रट लेना। ये कब यूज करते हैं? ये जब हमें ABC पता हो, A प्लस B प्लस C पता हो और AB BC CA पता हो। आपने वैल्यू पुट करनी है। ABC की वैल्यू -40, यानी 3 गुणे -40, तो माइनस कितना हो जाएगा? 120 प्लस A प्लस B प्लस C, यानी 1 इंटू, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 3ABC, यानी -3 टाइम्स ऑफ -22, यानी कि प्लस में 3 गुणे 22 66 हो जाएगा।
यानी आपका बचा कितना -120 प्लस 67, यानी कितना बचेगा 53। किसका? माइनस का। कहा गया सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। कहा गया दो पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो 65 है। ठीक है, ए और बी नंबर मांग लो। कहा गया स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी ए बी का जो स्क्वायर रूट है, प्रोडक्ट ए बी हो गया, उसका स्क्वायर रूट 26। ठीक है, तो आपसे कहा गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी आपसे पूछा गया 1/a प्लस 1/b। देखो आप अगर यहाँ से ए बी निकालो तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 676। अब यहाँ पे हर बराबर कर दो तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू 65 बटे ए बी की वैल्यू 676। किससे कट रहा है? 13 से। 13 से काटोगे 13 पचे 65, 13 चौको 52, नहीं 13 पचे 65, 13 दूना 26, यानी 5/52 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया द रेडियस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन इज 36 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे दी गई, हाइट दे दी गई, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, जहाँ पे एल क्या होता है? स्लैंट हाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपने कहा पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि ऑप्शन पाई में, गुड़े आर 36। अगर ये 36 है 105 है तो आप इसको किससे काटोगे? आप 3 से काट दो तो ये 12 है, ये 35 है। ठीक है, ये 12 है, ये 35 है। आपको पता है 12 और 35 यानी कि 12 और 35 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 इधर बाहर आ जाएगा तो ये 12 का स्क्वायर बचेगा और ये कितने का बचेगा? 35 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ एल की वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं तो 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 1369, 1369 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1369 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे ये अगर 41 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 41 का नहीं, अगर मैं बात करूँ 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर कितना होता है? निकालो 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 37 का स्क्वायर होता है, देखो 7 7 49 से 259, 37 7 111, तो ये कितना हो जाता है? 1 3 6 9 1369, तो ये 37 यहाँ 111 हो जाएगा, यानी एल की वैल्यू 111। तो एल की वैल्यू रख दो 111 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 36। अब ये देखो पाई इंटू 36 गुड़े ये कितना हो रहा है? 147, 6 7 42, एक ही ऑप्शन में 42 यूनिट डिजिट 2 है तो आपका आंसर होगा। कहा गया ट्रायंगल एल एम एन में एल एम दिया गया, एल एन दिया गया, एल एम एन दिया गया, तो एम एन की वैल्यू पूछी गई। देखो एक ट्रायंगल बना के मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 2 साइड दे दी जाए और एक एंगल निकालना हो तो आप क्या करते हैं? कॉस रूल यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, अगर आपको नहीं पता तो ये स्टार बैच में मैंने बेसिक से करवाया, आप जाके देख लेना। एल एम एन ये 135 डिग्री दे दिया गया। आपको कौन सी भुजा दी गई? ये 5√2 दे दी गई। ये आपको एम एन कितनी दी गई? एम एन आपको नहीं निकालनी है, मतलब एम एन नहीं दी गई, और एल एन की तो वैल्यू 13 दे दी गई। अब अगर मैं कॉस 135 की बात करूँ, ठीक है, तो कॉस 135 बराबर कितना होता है? इसके सामने वाली भुजा छोड़ के बाकी दोनों के स्क्वायर का सम, यानी 5√2, यानी कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ पे ये 5√2 का स्क्वायर यानी 50 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 बटे में 2bc यानी कि 2 गुड़े 5√2 गुड़े एक्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, कॉस 135 होता है 1/√2, ये बराबर हो गया कॉस 135 कितना होता है? कॉस माइनस 1/√2, ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 119, ऐसा करके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 119 बटे 10√2 एक्स। हो गया नहीं हो गया? आपने कहा बिल्कुल हो गया। यहाँ से क्या क्या कट गया? √2 कट गया, यानी यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 119 और माइनस 10x इधर आ गया, ये प्लस में 10x बराबर 0। अब आप देखो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 119 के 2 फैक्टर 7 और 17 जिनका डिफरेंस 10 होगा, तो इसका 2 फैक्टर बन जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 17। बोलो क्लियर? ये बराबर 0 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू जाएंगी, एक -17 जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि भुजा है, तो x बराबर आपका 7 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। कहा कि ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम, यानी ए जितना कमाता है उसकी सेविंग जो है वो 35% इनकम की है, यानी इनकम लिखो
यहाँ पे लिखो सेविंग, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर, ठीक है, ए के लिए, ठीक है। कहा गया कि ए जो है अपनी इनकम मान लो 100 रुपये है, तो वो क्या काम करता है, 35% बचाता है, यानी कि 35 रुपये बचाता है, यानी खर्चा कितना करता होगा, 65 रुपये। कहा गया अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है, यानी 120 रुपये 10 पैसे हो जाती है, और उसका एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर कितना था 65, बढ़ा कितना 13 रुपये, यानी कि हो कितना गया 78 रुपये। तो अभी खर्चा कितना हो गया होगा, खर्चा 78 रुपये हो गया, तो सेविंग कितनी हुई होगी, आप कहेंगे 120 में से 78 घटा देंगे, यानी 42 रुपये 10 पैसे, ऐसा हो गया होगा। आपसे कहा गया कि जो उसकी सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हुई। आप देखो 35 से बढ़ी कितनी 7.1, 35 का 7 कितना होता है 20%, यानी 20% के अराउंड बढ़ी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 20% के अराउंड बढ़ गई। अगला प्रश्न पाइप एंड सिस्टर्न का है। कहा गया दो पाइप्स ए और बी कोई टंकी 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकती है, ठीक है, 12.5 घंटे में ए भर सकता है और बी 25 घंटे में भर सकता है, ठीक है। कहा गया रिस्पेक्टिवली द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि एक लीकेज हो रहा था, जिसके कारण 1 घंटे 40 मिनट यूजुअल से ज़्यादा टाइम लगा, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा टाइम लगा, जितना अगर लीकेज ना होता तो लगता उससे 1 घंटे 40 मिनट ज़्यादा। अगर टंकी फुल हो तो कितनी देर में लीकेज जो है वो 70% टंकी को खाली कर देगा। 12.5 और 25 का एलसीएम ले लो, मान लो 25 लीटर की टंकी थी, तो ये 12.5 घंटे में यानी 1 घंटे में 2 लीटर, या 25 घंटे में यानी 1 घंटे में 1 लीटर। अब आपसे कहा गया कि दोनों अगर एक साथ कार्य करें तो 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाएगा, तो 25 को भरने में 25/3 यानी 8 से 1/3 घंटे लगेंगे। लेकिन कहा गया यूजुअल से कितना समय ज़्यादा लगता है, 1 घंटे 40 मिनट, यानी अभी कितना घंटा लग रहा है 1 घंटे 40 मिनट, मतलब 1 से 2/3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यानी 10 घंटे लग रहे हैं। कितने लीटर को भरने में 25 लीटर, यानी 1 घंटे में कितना भरा जा रहा हो 2.5 लीटर, 25 लीटर भरने में 10 घंटे, यानी 1 घंटे में 2.5 लीटर। 1 घंटे में 2.5 लीटर क्यों, आपने कहा 2 लीटर ये भर रहा है 1 लीटर ये भर रहा है, यानी दोनों मिलकर 3 लीटर भर रहे हैं, और लीकेज कुछ खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 2.5 रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि 3 लीटर भरा जा रहा है, कुछ निकल रहा है तो 2.5 लीटर, तो निकल कितना रहा है 1 घंटे में 0.5 लीटर, यानी कि जो लीकेज है वो 1 घंटे में आधे लीटर पानी निकाल देता है। अब कहा गया 25 का 70% भरना है, यानी कि 17.5 खाली करना है, 25 का 70% यानी 17.5 खाली करना, ये 1 घंटे में करता है आधा, तो 17.5 खाली करने में 17.5/आधा, यानी कि 35 घंटे की जरूरत होगी लीकेज को खाली करने के लिए। बोलो क्लियर। प्रश्न देखिएगा, कहा कि 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर सेक थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई दिस वन, जहाँ थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ पे साइन कॉस दोनों रहे वहाँ 45 ना पुट किया करो, यानी 45 तो हो गया खत्म। आपको कॉस और सॉरी सेक और कॉसेक दिखे तो 0 और 90 भी ना पुट किया करो, यानी 90 खत्म 0 खत्म। अब आपके पास बचा 30 और 60। अगर आप 30 पुट करने जाओगे तो साइन 1 - साइन 30 यानी 1 - 1/2 यानी 1/2 इसकी वैल्यू, और साइन 30 भी 1/2, यानी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, यानी ऑप्शन की वजह से 30 नहीं पुट करोगे। अब पुट क्या करना है 60, तो आप 60 पुट करके चेक करो, 60 पुट करो तो ये हो गया 1+, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बारीक बारीक लिखूंगा, सेक 60, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हम लिख रहे हैं 60, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू कॉसेक 60 यानी 2/√3, यानी दोनों मिलके 4/√3 बनाएंगे का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा कितना आया, सेक थीटा कितना हो गया 2 माइनस tan थीटा इंटू 1 + sin थीटा, यानी 1 + √3/2, यानी कि 1 + √3/2 कितना हो जाएगा 2 + √3/2, इतना हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, यानी √3/2 प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2, कॉस थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, फटाफट सॉल्व कर दो। यहाँ पे हर बराबर करोगे तो √3 + 4 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 - √3 का होल स्क्वायर, यहाँ हर बराबर कर दो तो 2 + √3/2 हो जाए, बटे में कितना, यहाँ हर बराबर करोगे तो √3 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, या प्लस या √3 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 √3 का स्क्वायर 12, कुछ कटता नजर आ रहा है देखो, ठीक ठीक ठीक, ओके। यहाँ पे बचा 2 - √3 का होल स्क्वायर
और इंटू 2 + √3, तो 1 2 - √3 का इसमें गुणा कर दो, 1 2 - √3 वैसे लिख लो, तो 1 2 - 3 हमने ऐसे लिख लिया, और 1 2 - √3 इंटू 2 + √3, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यानी 4 - 3 1 हो गया, और बटे में आ रहा है 3 दूनी 6, होल में बटे में देखो 1/4 धन 1/12 ऐसा करके आ रहा है। बोलो क्लियर है? 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 12 से गुणा करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2 - √3, और नीचे बचेगा यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4, यानी ये हो जाएगा 2 से 4 कटेगा 2, ये 2 - √3/2 यानी 1 - √3/2, और 1 - ये साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60, और 60 हमने माना किसको है थीटा को, तो 1 - sin थीटा आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न ले लो, बजाओ फटाफट। कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। एक साल में आपको पता है, एक साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो P/R/100 का होल स्क्वायर ये होता है डिफरेंस। ठीक है, आपने कहा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% प्रति वर्ष है, आपने कहा 8% प्रति वर्ष यानी हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4, यानी R बराबर 4 रख देना। आपको P बराबर इतना दिया गया, तो आपने कहा है 50,000 यानी 50 के बाद 3 जीरो गुणे R स्क्वायर यानी 4 चौको 16 बटे 100 का स्क्वायर यानी 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार, 5 × 16 80 हो गया। तो जो लोग कहते बहुत कठिन आया था, 10 प्रश्न कठिन भी होते हैं, कैलकुलेटिव भी होते हैं, और 10 प्रश्न आसान भी आपको फटाफट बीच में मिलते रहते हैं, तो मज़ा आता रहता है। क्योंकि ये सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस वन इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू 8 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज। आपको पता है अगर एक क्यूब की साइड ए माने तो 8 क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 ही क्यूब, और ये बना किससे, इस वाले क्यूबॉइड से, यानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? 8 से ये कटा, ये 8 9 72 हो गया, यानी ए क्यूब बराबर इतना आया, यानी ए क्यूब कितना हो गया, ये देखो 12 9 108, देखो 3 यहाँ से निकाल दो, 3 यहाँ से निकालोगे तो 27 बचेगा, ये लिखेगा बचेगा 18 × 12 यानी 216, यानी कि 6 का क्यूब बचेगा, यानी ए क्यूब बराबर 27 गुणे यानी 27 3 का क्यूब गुणे 6 का क्यूब, यानी ए बराबर 3 × 6 = 18 हो गया। आपसे कहा गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब्स, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया 2 ऐसे क्यूब का बताना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको पता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक बार सारे बता दो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है बताओ। लेटरल सरफेस एरिया मैंने 1000 बार बताया कि भैया लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को छोड़ के होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया अगर किसी क्यूब के लिए निकाला है तो आप क्या कहते हो 4a², या मान लो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। अब एक क्यूब का 4a² तो 2 का यानी 8a², ए की वैल्यू 18 यानी 8 × 18 × 18 यानी 8 × 324, तो 8 चौको 32, हासिल आएगी 3 8 दूनी 16 3 19, 8 3 24 1 25 आपका उत्तर। लो कहा गया जी सेंट्रॉयड है जिसका एक ट्रायंगल का जिसमें ए बी बराबर 35 है, बी सी बराबर 12 और ए सी बराबर 37। आपको 35 12 37 दिखा तो आपको सीधे पता चल जाना चाहिए एक ऐसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कर्ण कौन सा होगा ए सी, ये 37 दिया गया है। बोलो क्लियर है? ये आपको दिया गया 35, तो अगर ये बी है तो, और ये 12 दिया गया। आपसे कहा गया बी जी की लंबाई क्या होगी, अगर जी सेंट्रॉयड है बी जी की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई पूछेगी। अब माध्यिका की लंबाई क्या होती है इस पे आ जाओ। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकलती है। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला पता है किसी को, लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला पता है किसी को? देखो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करें, मैं आपको बता दूं कि लेंथ ऑफ मीडियन, देखो एक मिनट, लेंथ ऑफ मीडियन अगर एक ट्रायंगल ड्रा किया गया है, पहली चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर बी से यहाँ मीडियन ड्रा कर दी जाए बी एम, तो अगर जी सेंट्रॉयड है तो इसका बी जी अनुपात जी एम जो होगा वो 2:1 होगा। आपको निकालना है बी जी की लंबाई। ठीक है, तो बी जी की लंबाई क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ बी एम, और बी एम कैसे निकलेगा आपको पता है, अगर ये ए बिंदु हो या ये साइड ए हो, ये साइड बी हो, ये साइड सी हो, तो ए पे डाली गई मीडियन की लंबाई एम ए बराबर कितनी होती है हाफ टाइम्स ऑफ, जिन पे मीडियन नहीं डाली गई यानी 2b² + 2c² माइनस a², ऐसा करके होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले मीडियन की लंबाई निकाल लो, तो जिन पे मीडियन नहीं डाली गई उनकी लंबाई तो निकालो यहाँ पे फटाफट। देखो हमने कहा अगर ये m हो तो बी जी बराबर कितना हो जाएगा 2/3 बी एम, इतना तो सबको क्लियर है। बी एम की लंबाई कैसे आएगी, बी एम बराबर होता है हाफ अंडर रूट में 2 टाइम्स, अब जिन पे मीडियन नहीं डाली गई
उनके वर्गों का योग यानी 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 37 का स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस जिस पे मीडियन डालेगी यानी 37 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना होता है, कुछ नहीं, यानी ये हो गया हाफ इंटू 37 स्क्वायर, या आपका हो गया 37 का आधा, कितना हो गया 37 का आधा, 18.5। अभी मैं यहाँ से एक चीज़ बताऊँगा, हालांकि अभी देख लो, तो आपने कहा ये 18.5 हो गया, बोलो क्लियर है। अभी 18.5 हो गया, तो आपको पता है बीजी जो है वो इसका 2/3 हिस्सा हो गया, यानी 2/3 हिस्सा ऑफ 18.5, तो 3 से कटेगा 6.167 या 1/7 मान लो, तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 12.3 के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। और या आप ऐसे मानो कि अगर कर्ण की मीडियन की लंबाई पूछी जाए, विकर्ण की हाइपोटेन्यूज की मीडियन की लंबाई, तो वो कर्ण की आधी होती है, तो कर्ण अगर विकर्ण 37 दिया गया था यानी हाइपोटेन्यूज 37 दिया गया था, तो BM अपने आप 18.5 हो जाता है, ये सिखाना था, बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देखो, कहा गया रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 to 4.9 बाई पुशिंग एयर इनटू इट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बैलून। देखो कहा गया कि पहले रेडियस थी इतनी, अभी रेडियस हो गई इतनी, जितनी पहले ईयर थी उससे कितने % बढ़ी है। अब आपको सीधे सीधे वॉल्यूम में इंक्रीज, आपको होता है वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले आर था 3.5, इतना पहले वॉल्यूम था, अभी कितना है 4/3 पाई इंटू 4.9 का क्यूब। अब परसेंटेज में कितना बढ़ा ये आपको निकाल, आप कहेंगे 3.5 क्यूब था, अभी हो गया 4.9 का क्यूब, यानी बढ़ा कितना, आप कहेंगे 4.9 का क्यूब माइनस 3.5 का क्यूब। परसेंटेज निकालना है तो 3/5 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे और गुणे 100 लगा देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। देखो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये लिखा हुआ है, हर को अलग कर दो, यानी 4/9 यानी कि 7/5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है, और गुणे 100 है, 100 बराबर बाहर रखो, तो बचेगा 7/5 का क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 343 माइनस 125/125 गुणे 100, ठीक है, 4 5 हो गया, डिवाइड करो इसको, तो ये घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 218/5 गुणे 4, बस सॉल्व कर लो इसी को, तो हो गया 472, डिवाइड कर दो 5 से, 5 अरे सॉरी 872, तो 5 से डिवाइड करोगे ये 17 से 85.4% हो जाए, बोलो क्लियर। अगला प्रश्न बजाओ, कहा 2x² + 5x + 1 = 0, x - 1/2x की वैल्यू पूछी गई। अब देखो सीधे सीधे आपको पूछा कितना गया, 2x² - 1/2x की वैल्यू पूछी। अगर आपसे मैं कहूँ कि 2x² - 1/2x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे 5x को इधर अगर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x² + 1 = -5x। क्या x से डिवाइड कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल, तो मैंने कहा 2x से क्यों ना डिवाइड कर दो, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैंने कहा 2x से डिवाइड करो, आपने कहा ठीक है, तो x + 1/2x कितना हो गया -5/2, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो x² + 1/4x² और प्लस 1 यानी 2 × x × 1/2x, तो ये 1 हो जाएगा बराबर 25/4, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 21/4। अब आपको पता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी गई तो ये बराबर हो जाएगा √x⁴ + 1/4x² और -2 ये भी, यानी कि -2 × x × 1/2x यानी कि माइनस, ये दोनों पक्षों से एक घटा दो, एक घटा दोगे तो ये जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगा इसका स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं x - 1/2x का होल स्क्वायर जो आया है, या आप ऐसे समझो कि इसकी जो वैल्यू आनी थी ये कितनी आ गई 21/4 - 1, जो इसकी वैल्यू आनी थी रूट के अंदर वाले की वो 21/4, तो रूट के अंदर कौन है x - 1/2x, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से x - 1/2x की वैल्यू कितनी हो गई √21/4 - 1 यानी 17/4, तो 17 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो इसको 17 रखो और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। लो 7 sin² थीटा + 4 cos² थीटा 5 है, थीटा लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर ऐसा कुछ दिया जाए ना, तो आप एक काम किया करो, पहले देखो साइन और कॉस में किसका गुणांक छोटा है, यानी कोफिशिएंट छोटा है, आप कहेंगे कॉस का, तो 4 cos² थीटा, इधर से 4 sin² थीटा निकालो तो उसकी वैल्यू 4 हो गई, प्लस यहाँ पे बचा 3 sin² थीटा = आपका आ गया 5, ये इधर गया 1 हो गया, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, यानी 3 sin² थीटा बराबर 1, यानी यहाँ से sin² थीटा अगर बात करें तो ये हो गया 1/3 आ गया, या हम कह सकते हैं sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3 हो गया, sin थीटा बराबर 1/√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछा गया √3 × sec थीटा, अगर sin² थीटा 1/3 है तो cos² थीटा कितना हो जाएगा 2/3, यानी cos थीटा कितना हो जाएगा √2/3, यानी sec थीटा कितना हो जाएगा √3/√2,
और प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा साइन थीटा 1/√3 है, cos थीटा √2/√3, तो tan थीटा 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड आपने कहा √2 इंटू कॉट थीटा अभी आपने निकाला √2 माइनस √3 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आपने कहा अगर साइन स्क्वायर थीटा 1/√3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 यानी कॉस थीटा √2/√3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से √3 कट गया, यहाँ से आपका 3/√2 धन 1/√2 यानी 4/√2 यानी 2√2 ऊपर मिल गया और नीचे मिला 2 माइनस √2, 2 प्लस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी आपका हो गया 2√2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस सॉरी टाइम्स ऑफ 2 प्लस √2, नीचे बचेगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 कट गया, √2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2√2 प्लस 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेना तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √2 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा यहाँ से ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 आ गया या ऐसा कुछ आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ दिस वन निकालना है। निकालो, कैसे निकलेगा, आपको दिया गया 1/4 ऑफ प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी यानी 20 8 28.7 हो जाएगा और गुणे ए माइनस बी यानी 20 माइनस 12 और गुणे 0.0175 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.0175। आप कहेंगे ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख लो 1.75/100 ऐसा लिख सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये बटे में 100 को इसके इंटू में लगा दो, यहाँ पे 1.05 कॉमन ले लो तो 1.05 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1.05 और ये बचेगा 27.65 यानी कि ये कितना हो जाएगा 28.7, यही बचेगा आपका 28.7 से 28.7 कट गया। ठीक है, अच्छा और कुछ कट रहा है अभी नहीं पता तो ये 4 से काट दो, 4 3 12 या एक काम करो यहाँ से 2 पॉइंट हटाओ, यहाँ से 2 पॉइंट हटाओ, आप काटो 25 चौको 100 25 7 175, 4 से कटा 4 3 12, 3 से ये कटेगा 35 हो जाएगा यानी आपका बचा 1/4 प्लस अच्छा 7 भी बच रहा है, 7 एकम 7 7 बचे 35 तो 1/4 धन 1/5 तो ये आपका कितना हो जाएगा 9/20। बोलो क्लियर है। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट जब निकालना होता है तो यूनिट डिजिट पे ही खेलो। x बराबर दिस वन आपको यूनिट डिजिट, आपको पता है 3 के पावर 4 या 4 की कोई भी पावर लगाओ यानी कि 4 का कोई भी फैक्टर लगाओ यूनिट डिजिट होता है 1 क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 7 के पावर आपको पता है कि 7 के पावर अगर 4 का मतलब 4 से डिवाइड कर 7 की जो भी पावर है अगर 4 से डिवाइड करने पर शेष पर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 7, 2 आता है तो 9, 3 आता है तो 3 और 4 आता है तो फिर कितना हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब शेषफल यानी पूरा कट जाए तो 1 हो जाता है। 4 6 का आपको पता है 6 का कुछ भी पावर लगाओ ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 होगा तो इसका यूनिट डिजिट हो गया चूंकि 4 से कट रहा है यानी यूनिट डिजिट 1 माइनस 7 के पावर आपको पता है 4 से डिवाइड करोगे 4 9 36 शेषफल 2 यानी कि ये 9 हो जाएगा प्लस 6 के कुछ भी पावर लगाओ तो यूनिट डिजिट 6। आपने कहा 1 6 7, 7 को 7 माइनस 9 लिखा हुआ, अब कहोगे आप क्या होगा 7 माइनस 9 लिखा है तो 7 को 17 मान लो तो 17 माइनस 9 यानी कि 8 हो जाए। मान लो यहाँ पे 6 माइनस 9 होता तो आप कहते 16 मान लो 16 माइनस 9 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 7 था तो 17 माइनस 9 8 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। लो कहा गया ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा इस पूंजी के साथ, बी और सी ने 4 और 6 महीने बाद ज्वाइन करा, लास्ट में 1:4:5 के अनुपात में डिवाइड किया गया। तो कहा गया बी और सी के द्वारा इन्वेस्ट किए गए जो धन का अनुपात है वो धन का योग है वो कितना है। ए ने कितना स्टार्ट करा 54,000, मान लो ए ने 54 लगाया, बी 4 महीने बाद आता है 4 महीने बाद, सी कितने महीने बाद आता है 6 महीने, बी 4 महीने बाद आता है और सी 6 महीने बाद। ठीक है, मान लो ये x रुपये लगाता है ये y रुपये लगाता है, ये 6 महीने बाद। आपने कहा 54 ये 12 महीने के लिए लगाता है तो इसका हिस्सा होगा 54 गुणे 12, ये x देखो 4 महीने बाद आता है यानी कि 8 महीने तक लगाए रहता है यानी x गुणे 8 इसका हिस्सा होगा, और ये 6 महीने बाद आता है यानी 6 गुणे y लगाता है, ये बराबर आपको दिया गया 1:4:5। कितना दिया गया ये बराबर 1:4:5। ठीक है, अब आप x और y का निकाल लो। यहाँ से देखो 54 गुणे 12, ये देखो पहले दोनों को ले लो तो 54 गुणे 12 बटे 8x बराबर कितना 1/4 यानी 2x बराबर इतना, तो x बराबर कितना हो गया 54 गुणे 6। ठीक है, ऐसे
इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो ये कितना हो गया 54 गुणे 12 बटे 6y बराबर 1/5, 6 से कटा 9, यानी y बराबर कितना आ गया 45 गुणे 12। अब x प्लस वाई पूछा गया था, तो 45 गुणे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 90 गुणे 6, यानी आपने कहा x प्लस वाई करोगे तो 54 गुणे 6 धन 90 गुणे 6, यानी 144 गुणे 6 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 864 और 1000, 3 जीरो लगा दो। बोलो क्लियर।